नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जलवायु और ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर द्रव के रूप में कौन सी धातु होती है? सोना, चांदी, सोडियम या पारा? तो सामान्य तापमान पर द्रव के रूप में पारा को पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है, तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इन दिए हुए विकल्पों में से यदि बंद कमरे में हम 3 से 4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने फ़ारेनहाइट होता है? 100 फ़ारेनहाइट, 80 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट या 32 फ़ारेनहाइट? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक या हीटर? तो लोहे की छड़ को एक सिरे से यदि हम गर्म करते हैं, तो देखते हैं कि उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में उस पदार्थ को हम, लोहे की छड़ को हम क्या कहेंगे? तो यह ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसोल या इनमें से कोई नहीं? तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों का जो क्षरण होता है, इसे हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ की गई थी? केरल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इन दिए हुए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र में 1974 ईस्वी में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र में किसानों को प्रेरित करने के लिए यह पानी पंचायत जो है प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पहला ऑप्शन कह रहा है पारंपरिक फसलों का उगाया जाना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। और चौथा ऑप्शन कह रहा है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इन दिए हुए विकल्पों में से भूमिगत जल स्तर को उसकी प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए हमको जो करना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि पाताल तोड़ कुओं का अधिक से अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या अयनमंडल? तो इन दिए हुए विकल्पों में से वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वह हमारा हो जाएगा मध्यमंडल। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जिसमें सबसे ठंडी परत जो होती है यह मध्यमंडल होती है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा या डब्ल्यूपीएल के द्वारा? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि बीओडी के द्वारा हम नदी के प्रदूषण स्तर की माप करते हैं। अच्छा, बीओडी का मतलब क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बीओडी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, इससे हम नदी के प्रदूषण स्तर की माप करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य होता है?
97.2%, 2.15%, 0.65% या 0.0%। तो समुद्र का जो जल होता है यह 0% जल होता है हमारा पीने योग्य, अर्थात समुद्र का जल पीने योग्य हमारे नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण समुद्री जल खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, यक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जो रेडिएशन होता है हम उसी इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिन में या ग्रीष्मकाल में सुबह के समय या फिर शीतकाल के दिन के समय या फिर शीतकाल में सुबह के समय। तो लंदन धूम्र जो होता है यह शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा लंदन धूम्र से संबंधित सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग से संबंधित है, इसके कारण श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस गैस की दहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इन दिए हुए विकल्पों में से कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह सही आंसर हो जाएगा हमारा, जिसकी गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड के द्वारा या जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा या फिर जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना जो गया यह जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा पहचाना गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3, H2SO4, CH3COOH या ए और बी दोनों। तो इन दिए हुए विकल्पों में से वर्षा में उपस्थित जो अम्ल होता है वह HNO3 भी होता है और H2SO4 भी होता है। कि अम्ल वर्षा में ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों अम्ल उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जो है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह वृक्षों के द्वारा है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए है, अर्थात महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को घेरे हुए है, जो लगभग कितना है? 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि 3/4 जो है यह महासागर पृथ्वी के पृष्ठ को घेरे हुए है। अतः ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर प्रतिशतता में पूछता है तो इसको हम लगभग 71% कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 23%, 40% या 21%। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है वो 21% है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या उपरोक्त सभी। तो परम तापक्रम पैमाना जो है वह केल्विन है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का। तो हमारे पर्यावरण में सर्वाधिक सांद्रता वाली जो गैस है वह नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या फिर क्लोरीन? तो ताजमहल के पीले होने के लिए जो सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रेणु की दीदी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कथन कह रहा है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। और तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इन दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन इस कुएं के सूखने से संबंधित है? केवल पहला कथन, पहला और दूसरा कथन, केवल तीसरा कथन या केवल दूसरा कथन? तो कुएं के सूखने से संबंधित हमारा कथन एक और कथन दो सही हो जाएगा कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया है, इस कारण कुएं जो हैं वो सूख रहे हैं। और दूसरा आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी कुएं के सूखने से संबंधित सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है डाट डाट के लिए मछली घर को हवा वाला पंप रखा जाता है। अर्थात मछली घर में हवा वाला पंप क्यों लगाया जाता है? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या फिर अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए लगाया जाता है, या फिर मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए हम मछली घर में ऑक्सीजन पंप को लगाते हैं। तो मछली घर में पंप लगाने का जो सबसे प्रमुख कारण है वह अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है रेखा की माँ डांट डांट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। अर्थात रेखा की माँ किस कारण से तालाब से लाए गए पानी में रोजाना फिटकरी डालती है? पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या फिर कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए वह डेली फिटकरी को पानी में मिलाती है। तो रेखा की माँ हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी मिलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है वह कहलाती है अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल? तो एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है हम उसे अपारदर्शी कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तु जिसमें से कोई भी प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, गुजर जाए, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है इटाई इटाई रोग जल में किसके मिलने या घुल जाने से होता है? मरकरी के घुलने की वजह से, कैडमियम के घुलने की वजह से, जस्ता घुलने की वजह से, या फिर आयरन घुलने की वजह से? इटाई रोग जो है यह जल में कैडमियम के घुलने की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मयंक के शिक्षक ने प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में उसकी कक्षा के छात्रों को बताया। निम्नलिखित में से प्रकाश के अपवर्तन में होने वाली उन घटनाओं को छांटिए। पहला कथन कह रहा है हीरे का चमकना, दूसरा कथन कह रहा है रात में तारों का टिमटिमाना, और तीसरा कथन कह रहा है पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो मयंक के शिक्षक के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारणों को जो बताया गया है, घटनाओं को बताया गया है, उससे संबंधित हमको अपवर्तन से संबंधित कथनों को छांटना है। तो हीरे का चमकना जो है यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अतः यह हमारा ऑप्शन अपवर्तन से संबंधित नहीं है। रात में तारों का टिमटिमाना यह अपवर्तन से संबंधित है, और पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन से संबंधित है। अतः कथन 2 और 3 अपवर्तन से संबंधित है, और हीरे का चमकना जो है यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 एक साथ कहाँ दिया हुआ है? तो दूसरे विकल्प में दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो अपवर्तन से संबंधित है। तो ये रहे हमारे आज के जलवायु और ऊष्मा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।